नमस्कार दोस्तों, द्रोणाचार्य एकेडमी की करंट अफेयर्स टुडे क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज 28 जून 2020 है और आज के दिन हम कुछ नए करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के विचार के साथ। दोस्तों, आज का विचार है कीप ऑन डूइंग द गुड वर्क even if someone gives respect or not, because the sun rises even if millions of people are still sleeping। दोस्तों, इस विचार का मतलब है अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि आप सूर्योदय देखते होंगे। सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं बिना उनकी परवाह किए। क्लियर? तो याद रखिएगा कि यदि आप अच्छा काम करते हैं तो आपको कोई सम्मान दे या ना दे, आपको आपका काम कंटिन्यूस करते रहना चाहिए। जिस तरह सूर्योदय किसी की परवाह किए बिना हर रोज़ अपने टाइम पर होता है, चाहे उस समय कोई सो रहा हो या कोई जग रहा हो। तो कभी भी दुनिया को ना देखें, आप अपने कर्म करते जाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। दोस्तों, पहला करंट अफेयर है व्हेन इज़ पासपोर्ट सेवा दिवस सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर। भारत में पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? पासपोर्ट सेवा दिवस मनाने की जो डेट है दैट इज़ 24 जून। ओके, 24 जून इज़ दैट डे ऑन विच पासपोर्ट सेवा दिवस सेलिब्रेटेड इन होल इंडिया एवरी ईयर। ओके, इस दिन को पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जाता है और इस दिन जो पासपोर्ट से रिलेटेड आपकी पासपोर्ट से रिलेटेड जो भी सेवाएं हैं उनको और सुधारने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, इन चीज़ों पर गौर किया जाता है। ठीक है, तो पासपोर्ट सेवा दिवस 24 जून को मनाया जाता है। बेसिकली बस यही आपको याद रखना है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद UDMA टेक्नोलॉजीज़ टू लॉन्च इट्स डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप युवा पे। किस बैंक ने अभी हाल ही में अपने डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप युवा पे को लॉन्च करने के लिए UDMA टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है, पार्टनरशिप की है UDMA टेक्नोलॉजी के साथ? तो हमें बताना है कौन सा बैंक है। आंसर रहेगा यहाँ पर यश बैंक। ठीक है, यश बैंक ने अभी हाल ही में अपने डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप जो युवा पे के नाम से है उसको लॉन्च किया है। किसके साथ? UDMA टेक्नोलॉजी के साथ पार्टनरशिप के अंतर्गत। ठीक है, बात कर लेते हैं इसी के बारे में थोड़ा सा। तो यश बैंक ने अपने डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप युवा पे को लॉन्च करने के लिए UDMA टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है। वहीं ये इस ऐप के माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों को संपर्क रहित भुगतान करने में सक्षम बनाएगा। चूँकि अभी हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है तो इस समय आपको बैंक में आने की भी ज़रूरत नहीं है ना। तो संपर्क रहित भुगतान की पूरी व्यवस्था यहाँ की गई है इस ऐप के थ्रू। ठीक है, ये ऐप ग्राहकों को सभी बिल भरने के लिए, चाहे वो नगर निगम से रिलेटेड हो, घर जल कर, है ना, बिजली, LPG, DTH, सभी प्रकार के जो बिल हैं इन सभी को भरने के लिए ये ऐप मदद करेगा। साथ ही रिटेल दुकान, बीमा नवीनीकरण, है ना, फास्टैग, EMI जैसे भुगतान करने में भी ये ग्राहक को सक्षम बनाएगा। इसके अलावा इस ऐप के ज़रिए आप स्कूल की फ़ीस, EMI का भुगतान, है ना, फास्टैग जो रिचार्ज होता है, ये सभी काम भी आप इससे कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कम आय वाले समूहों को डिजिटल और संपर्क रहित लेन देन के लिए सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवाओं तक व्यापक पहुंच को सक्षम बनाना है। ठीक है, जो कम आय वाले हैं उन लोगों को ही सबसे ज़्यादा समस्या आती है। ठीक है, तो उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना, एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म देना जहां से वो इलेक्ट्रॉनिक भुगतान कर सकें। ठीक है, बात करते हैं यश बैंक के मुख्यालय की, हेडक्वार्टर की, तो वो है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके MD CEO का नाम है प्रशांत कुमार और टैगलाइन है यश बैंक की एक्सपीरियंस अबर एक्सपर्टाइज। ओके, ये यहाँ की टैगलाइन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस ऑफ द लेटेस्ट एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक realized by the Swiss National Bank SNB data, India got which position? अभी हाल ही में स्विस बैंक, आपने नाम सुना होगा, जो काले धन के लिए बेसिकली फेमस है। तो स्विस नेशनल बैंक के आंकड़ों द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक बैंकिंग
आंकड़ों यानी कि एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक रिपोर्ट जारी की गई है और उसमें हमें ये बताना है कि भारत का स्थान क्या है। तो भारत का स्थान यहाँ पर रहेगा 77 यानी 77वें स्थान भारत को मिला है, जो पहले 3 पायदान आगे हुआ करता था। ठीक है, इस साल ये 3 पायदान पीछे फिसल कर आ गया है, 77 पे आ गया है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा पहली चीज़ तो ये रिपोर्ट है एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक रिपोर्ट, ये हमेशा कौन जारी करता है? एसएनबी यानी कि स्विस नेशनल बैंक। ठीक है, इसकी इस रिपोर्ट के अनुसार जो टॉप पर है वो है ब्रिटेन, यानी यहाँ सबसे ज़्यादा जो धन है वो ब्रिटेन के लोगों का है। देन सेकंड पर है अमेरिका, थर्ड पर वेस्ट इंडीज़। इसके अलावा 77 नंबर पे आपको पता है भारत का है। ठीक है, यहाँ पर जो टोटल धन जमा है, कुल धनराशि का 0.05% जो हिस्सा है वो इंडियंस का है, जबकि ब्रिटेन का यहाँ 27% हिस्सा है। ठीक है, जो पहले स्थान पर है। बात करते हैं स्विस नेशनल बैंक की, तो इसका मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में और इसके अध्यक्ष का नाम है थॉमस जॉर्डन। ठीक है, तो इतनी नॉलेज काफ़ी है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन पर। ऑन विच डे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज इंटरनेशनल डे सेलिब्रेटेड ग्लोबली। पूरे विश्व में सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम अंतर्राष्ट्रीय दिवस को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। किस दिन मनाते हैं वो हमें बताना है, तो आंसर रहेगा यहाँ पर 27 जून। ओके, आंसर कितना आएगा यहाँ? 27 जून। 27 जून को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज इंटरनेशनल डे पूरे विश्व में मनाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इस दिन की, तो यहाँ पर 2017 के बाद से ही हर साल 27 जून को ये दिवस मनाया जाता है और इस दिवस का जो मुख्य कारण है वो है सतत विकास यानी सब्सटेंशियल डेवलपमेंट और वैश्विक अर्थव्यवस्था, ग्लोबली इकोनॉमिक, है ना। तो सतत विकास और वैश्विक अर्थव्यवस्था में लोगों के योगदान के लिए सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और यदि हम बात करते हैं एमएसएमईज़ की, तो सबसे ज़्यादा जो किसी देश की इकोनॉमी है वो यदि जो सपोर्ट करती है, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है इकोनॉमी का, वो है एमएसएमईज़, है ना। तो वहाँ पर उस देश की स्थानीय और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनका जो योगदान है उसको दिखाना, लोगों को उसके प्रति लोगों को जागरूक करना, यही इस दिन का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ये वो उद्योग होते हैं जिसमें मैक्सिमम 250 लोग काम करते हैं, 250 लोगों को ये रोज़गार देता है। ठीक है, साथ ही अर्थव्यवस्थाओं के लिए ये बहुत ही मजबूत कड़ी साबित होता है कई बार। यूएनजीए यानी संयुक्त राष्ट्र की जो जनरल असेंबली है उसने 6 अप्रैल 2017 को 74वां जो अधिवेशन हुआ था, यानी 74वीं जो भी उसकी मीटिंग हुई थी, जनरल मीटिंग, उसमें उसने क्या किया था कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और उनमें नवोन्मेषण और स्थायी कार्य को बढ़ावा देने में सूक्ष्म, लघु और मझोले आकार के उद्यमों के महत्व को स्वीकार करते हुए 27 जून को इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी। मतलब उनका जो मुख्य कारण था उस असेंबली में ये बात हुई थी कि हमें जो विकास दिखाना है जो सतत प्रक्रिया में रहे, जो विकास कभी रुके ना, कंटिन्यूस चलता रहे, ऐसे विकास को, साथ ही ऐसे नवीनीकरण डेवलपमेंट्स को, मतलब जो नवोन्मेषण होता है, मतलब जो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी जो जनरेट हो रही है आज के समय में, और जो स्थायी कार्य है, मतलब जो कंटिन्यूस चल रहा है, ऐसे कार्यों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने एमएसएमईज़ का जो महत्व है आज के समय में, है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है बड़ी कंपनियों में घाटा हो जाता है, बंद हो जाती है, लेकिन एमएसएमईज़ ऐसे प्लांट हैं जो बेसिक चीज़ों पर हैं, मतलब हमारी बेसिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं, इसलिए ये इनमें कभी भी रिसेशन बहुत ही रेयर केस में देखा जा सकता है, तो कंटिन्यूस चलते हैं। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को दिखाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। यदि हम बात करते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री की, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ब्रांच है और इसका जो मुख्य काम है वो है एडमिनिस्ट्रेशन देखना, और जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं इंडिया में, उनके रूल्स, रेगुलेशंस और लॉज का एडमिनिस्ट्रेशन, उनका प्रशासन देखना। ठीक है, यही इस मिनिस्ट्री का मेन काम है। इनके लिए क्या रूल्स होने चाहिए, क्या ये रेगुलेशन फॉलो करेंगे, क्या कानून बनना चाहिए
MSMEs के लिए, तो ये सारे काम मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज देखती है। और साथ ही इसके जो वर्तमान मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, वो हैं नितिन गडकरी जी, और वहीं मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं प्रताप चंद्र सारंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड महापरवान स्कीम टू अट्रैक्ट न्यू इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्री ऑफ स्टेट। राज्य में नए निवेश को आकर्षित करने के लिए किस राज्य ने अभी हाल ही में महापरवाना योजना शुरू की है? तो आंसर रहेगा यहाँ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में महापरवाना नाम से ये योजना चलाई है, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है नए इन्वेस्टमेंट्स को अपनी ओर आकर्षित करना, ताकि दूसरी कंपनीज महाराष्ट्र में आके इन्वेस्ट करें। ठीक है, और ये जो योजना है ये प्रोत्साहन और एकल खिड़की क्लियरेंस प्रणाली पर आधारित है। ठीक, ये योजना है ये 50 करोड़ या उससे अधिक निवेश प्रस्तावों को वाली कंपनियों को आश्वासन पत्र के साथ कई विभागों से ली जाने वाली मंजूरी लेने में भी छूट दी जाएगी। मतलब क्या हो रहा है, ये जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य है कि जब भी कोई बाहर से इंडस्ट्री आएगी और वो महाराष्ट्र में आकर यदि इन्वेस्टमेंट करती है, और यदि उसका इन्वेस्टमेंट करीब 50 करोड़ तक होता है, तो उसको बहुत सारी ऐसी छूटें दी जाएंगी, जिसमें कई ऐसी जो परमिशंस हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट से लेनी पड़ती हैं, तो वहाँ पर उन सब में बहुत सारी छूट दी जाएगी। और साथ ही जो महापरवाना के तहत नामांकित उद्यम होंगे उनमें 25 विभिन्न तरह की, मतलब 25 तरह की ऐसी अनुमतियां जो अलग अलग विभागों से ली जाती हैं 30 दिनों के भीतर मंजूरी दी जाएगी। और यदि 30 दिन के भीतर में मंजूरी नहीं मिलती उन विभागों से, तो वहाँ पर ये माना जाएगा कि ऑटोमेटिकली आपको मंजूरी मिल चुकी है। तो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मली जब भी कोई कंपनी या कोई भी इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको ये जो शुरू की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं यदि ये उसके लिए आसान कर दी जाएँ तो वो इन्वेस्टमेंट ईजिली कर देता है। ठीक है, तो राज्य सरकार ने मौजूदा और नए उद्यमों के लिए निवेशकों का समर्थन करने और पूंजी निवेश को कम करने के लिए प्लग एंड प्ले बुनियादी ढांचा प्रदान करने का प्रस्ताव भी दिया है। तो याद रखिएगा, प्लग एंड प्ले ये जो ये वाली जो स्कीम है ये भी महाराष्ट्र से रिलेटेड है। ठीक है, बात करते हैं महाराष्ट्र की। सो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, ये तो आपको याद ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ऑन विच डे इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर इज ऑब्जर्व। किस दिन अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो आंसर यहाँ पर, एक मिनट, आंसर रहेगा यहाँ पर 26 जून। ठीक है, यानी 26 जून को इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर इज ऑब्जर्व। मतलब इंटरनेशनल डे मतलब पूरा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है वो देखिए, यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को मनाता है। ठीक है, पूरी दुनिया भर में। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है लोगों में जागरूकता फैलाना, किसके प्रति, जो मानवीय अत्याचार हो रहे हैं, जो एक मानव दूसरे मानव पर अत्याचार कर रहा है उसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना और उसे अस्वीकार्य करना और उसे अक्षम्य अपराध बनाना। ठीक है, मतलब ऐसे जो टॉर्चर होते हैं जो एक मानव दूसरे मानव पर कर रहा है, ऐसे अत्याचारों को अक्षम्य अपराध में रखा जाए, मतलब जो कभी क्षमा ना किए जा रहे हों। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 दिसंबर 1997 को 52/149 यानी 52/149 प्रस्ताव को पारित किया और 26 जून को अत्याचार खत्म करने के लिए यातना के पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाने का फैसला लिया। हालांकि ये याद रखना चाहिए कि कानूनी दंड के कारण होने वाले दर्द या पीड़ा को यातना नहीं माना जाता। ठीक है, मतलब दंड के बाद जो आपको पीड़ा हो रही है वो क्या है, वो यातना नहीं है। यातना वो है, यातना के लिए जो संयुक्त राष्ट्र है उसने यातना शब्द को भी परिभाषित किया है। यातना क्या है, तो यातना एक ऐसा कार्य है जिसमें किसी एक व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को गंभीर दर्द, पीड़ा, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो, जैसे कि उसे या
तीसरे व्यक्ति की जानकारी प्राप्त करना या ऐसे काम के लिए कबूल करवाना जिससे उसे दंडित किया जा सके। तो इस तरह के जितने काम हैं ये सभी यातनाओं में आते हैं, ठीक है। तो पहली बार 26 जून 1998 को ये दिवस यूएनओ के द्वारा मनाया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जून एनुअली, मतलब हर साल, ईयरली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली विनी महाजन हैज़ बीन इन न्यूज़, हु इज शी? विनी महाजन अभी हाल ही में बहुत न्यूज़ में रही हैं, हमें बताना है ये कौन है। ये वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी हैं पंजाब की, ठीक है। अब इनकी खास बात क्या है, तो पंजाब में इनको एज अ चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है और इन्होंने करण अवतार सिंह की जगह ली है, ठीक। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये पहली वुमेन हैं जो पंजाब की चीफ सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त की गई हैं, ठीक है। शी बिकम्स द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब। साथ ही इनको चीफ सेक्रेटरी बनाया क्यों है, तो उसका कारण ये है कि अभी जो ग्लोबली कोविड-19 महामारी की पंजाब राज्य सरकार की प्रतिक्रिया में उन्होंने पंजाब सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र प्रतिक्रिया और अधिप्राप्ति समिति के अध्यक्ष के रूप में विभिन्न पहलों को संचालित करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मतलब इन्होंने क्या किया था कि जो स्वास्थ्य क्षेत्र में इन्होंने कई ऐसे काम किए जिससे कोविड-19 महामारी को फैलने से रोका जा सका। तो उनकी इस विभिन्न पहलों को संचालन करने पर उससे क्या हुआ है, सरकार बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और उन्होंने उसे चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब नियुक्त कर दिया। 2004-05 में ये वित्त मंत्रालय, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में निदेशक के पद पर भी रह चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू पार्टिसिपेट इन द $1,50,000 चेसेबल मास्टर्स टूर्नामेंट? $1,50,000 शतरंज मास्टर्स टूर्नामेंट में भाग लेने वाले पहले भारतीय कौन हैं? आंसर रहेगा यहाँ पर पी हरिकृष्ण। पी हरिकृष्ण ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने मैग्नस कार्लस चेस टूर के इस 1,50,000 चेसेबल मास्टर्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। बस यहाँ पे आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है कि पी हरिकृष्णा का संबंध किससे है, चेस से है, और ये अभी पहले इंडियन बन चुके हैं जिन्होंने $1,50,000 चेसेबल मास्टर्स में पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली परवेज जमासजी का निधन हो गया है। हाल ही में परवेज जमासजी का निधन हो गया है, ये कौन है? तो ये थे सोल्जर, एक सोल्जर यानी सिपाही थे, ठीक है। और इनको वीर चक्र भी दिया गया था। 1971 वॉर हीरो थे ये, क्लियर। कौन थे ये? परवेज जमासजी का निधन हो गया है और ये एक सोल्जर थे, ठीक है, सोल्जर। और इनका ये जो फेमस हुए थे मेन, वो हुए थे 1971 के वॉर हीरो में। मतलब 1971 का इन्हें वॉर हीरो कहा जाता है। जो 1971 में युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था पाकिस्तान के संग, तो वहाँ पर ये वॉर हीरो की तरह उभर कर आए थे और इन्हें वीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था, ठीक है। एयरफोर्स से रिलेटेड हैं ये, एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट जनरल रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, NGT फॉर्म कमिटी headed by Justice BP कटके to investigate असम गैस लीक। अभी हाल ही में आपने घटना के बारे में सुना होगा। असम में एक OIL यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड का एक ऑयल वेल है, यानी कुआं, तेल का कुआं है ना। तो असम के बगजान में है ये तेल का कुआं, और इसमें क्या हुआ था, कुछ समय पहले आग लग गई थी, है ना। तो वहाँ से क्या था, गैस लीक हुई थी वहाँ से, ठीक। तो हमें यहाँ पर जो न्यूज़ है मेन वो ये है कि NGT मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये एक संस्था है, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसने अभी हाल ही में एक हाई लेवल कमेटी बनाई है और इस कमेटी का जो हेड है वो रखा गया है जस्टिस BP काटके को, ठीक है, जो गुवाहाटी के हाई कोर्ट जज भी रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर ये 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। पहले तो 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको याद रखनी है कि एनजीटी ने अभी हाल ही में एक हाई लेवल कमेटी को गठित किया है जिसकी अध्यक्षता दी गई है जस्टिस बीपी काटके को, और ये गुवाहाटी के हाई कोर्ट जज भी रहे हैं। ठीक है, हाई कोर्ट जज हैं, चीफ जस्टिस नहीं है, हाई कोर्ट जज हैं केवल। ठीक, इनका जो काम है इस कमेटी का वो ये है टू इन्वेस्टिगेट द ब्लो आउट एट असम्स बागजान ऑयल वेल ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड। जो असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के ऑयल वेल में जो ब्लो आउट हुआ था, जो वहाँ से गैस लीक हुई थी, जो वहाँ पर आग लगने की घटना हुई थी, उसकी कारण क्या है, तो वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है एनजीटी के द्वारा, और इसका हेड बनाया गया है वीपी काटके को। ओआईएल की बात करते हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड की, तो यहाँ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है सुशील चंद्र मिश्रा, और हेड ऑफिस है इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में। वहीं यदि हम बागजान ऑयल फील्ड की बात करते हैं तो ये फील्ड 2003 से ऑपरेट हो रही है। ठीक है, और इसमें करीब 22 प्रोड्यूसिंग वेल हैं, मतलब 22 इसमें क्या है, तेल के कुएं हैं, और बाकी 18 इसमें टोटल 22 हैं, जिसमें से 18 हैं क्रूड ऑयल वेल और 4 हैं गैस के। ठीक है, मतलब क्या है, पहली चीज़ तो ये है कि बागजान ऑयल फील्ड कहाँ है, असम में। दूसरी चीज़, इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, 2003 में। 2003 से ये कंटिन्यूस वर्किंग में है। फिर इसमें टोटल कितने ऑयल वेल हैं, 22 हैं। 22 में से 18 क्रूड ऑयल के लिए हैं और 4 गैसेस के लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है, बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा एंड फिल्म मेकर अनुराग कश्यप हैव बीन नेम्ड इन द 50th एम्बेसडर ऑफ द 45th एडिशन ऑफ द टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, यानी TIFF के लिए 45th एडिशन, मतलब जो TIFF का टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, इसका जो 45th एडिशन है उसके 50वें एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप को। प्रियंका चोपड़ा जो एक एक्ट्रेस हैं और अनुराग कश्यप जो एक फिल्म मेकर हैं। ठीक है, इन दोनों को यहाँ पर एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, साथ ही बात करते हैं इसके 45वें संस्करण की, तो ये वर्चुअली आयोजित होगा इस बार, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आयोजित किया जाएगा इसे। ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, और इसका जो आयोजन होगा वो 10 से 19 सितंबर तक होगा। ठीक है, ये पहली बार है जब TIFF का कोई फेस्टिवल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च होने वाला है। ठीक, तो जो टोरंटो के बाहर से दर्शकों के साथ जुड़ने का एक नया अवसर भी है। पहले इसमें ज़्यादातर टोरंटो के लोग ही जुड़ते थे, लेकिन अब बाहर के लोग भी इससे जुड़ सकते हैं। TIFF ने इस उद्योग अग्रणी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को विकसित करने के लिए शिफ्ट 72 के साथ भागीदारी की है। शिफ्ट 72 एक कंपनी है जिसके साथ TIFF ने भागीदारी की है और एक प्लेटफॉर्म जनरेट किया है। ठीक, यदि हम टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात करते हो तो 1976 से चल रहा है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है TIFF का वो है टोरंटो में ही, कनाडा में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, रशिया एनर्जिया विल टेक टूरिस्ट्स फॉर अ स्पेस वॉक फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2023। ये बहुत बड़ी बात है कि रशिया की एक कंपनी ने अब मतलब वो ऐसा प्रयास कर रहे हैं अभी, और 2023 से वो टूरिस्टों को स्पेस में स्पेस वॉक के लिए भेज पाएंगे। ठीक है, और अभी हाल ही में 25 जून 2020 को रशियन कंपनी SP द कोरोलेव रॉकेट एंड स्पेस कॉरपोरेशन एनर्जिया RSC एनर्जिया, ठीक है, इसने भी अनाउंस्ड किया है कि इट विल टेक टूरिस्ट टू स्पेस वॉक फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2023। मतलब ये कंपनी टूरिस्ट को स्पेस वॉक के लिए लेके जाएगी 2023 में। ठीक है, 2001 से लेके 2009 के बीच में जो रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेस एडवेंचर के साथ 8 पर्यटकों को अंतरिक्ष में पहुंचाया था, लेकिन इन्होंने केवल पहुंचाया था, वहां पर स्पेस वॉक नहीं करवाई थी। ठीक है, 2001 में डेनिस टिट्टो जो अमेरिका का एक व्यवसायी था, मतलब बिजनेसमैन, विश्व का पहला निजी स्पेस एक्सप्लोरर बना था। मतलब ऐसा पहला स्पेस एक्सप्लोरर था जो केवल स्पेस घूमने के लिए गया था। ठीक है, 2009 के बाद दुनिया में कोई भी
अन्य अंतरिक्ष पर्यटन कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया। और आज तक किसी भी स्पेस टूरिस्ट ने स्पेस वॉक नहीं किया है। अभी तक जितने भी स्पेस टूरिस्ट गए हैं वो केवल एक टूरिस्ट की तरह गए हैं, उन्होंने बाहर निकलकर स्पेस वॉक नहीं किया है। लेकिन रशिया की एनर्जिया कंपनी ने ये घोषणा की है कि वो 2023 में अपना पहला स्पेस वॉक करवाएगी वो टूरिस्ट से, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? इंडिया जॉइंस यूनाइटेड नेशन पॉवर्टी एलिवेशन अलायंस एज फाउंडिंग मेंबर। भारत संयुक्त राष्ट्र के गरीबी उन्मूलन गठबंधन के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हो चुका है, ठीक। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया, एक गठबंधन बनाया है जिसका नाम है गरीबी उन्मूलन गठबंधन, यानी पॉवर्टी एलिविएशन अलायंस, पॉवर्टी एलिविएशन अलायंस, ठीक है। इस गठबंधन का जो लक्ष्य है वो है कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बाद जो विश्व में अर्थव्यवस्था गिरेगी उसको पकड़े रखना, उसको मेंटेन करना और उसे बढ़ाने के प्रयास पर ध्यान केंद्रित करना। क्योंकि ये तो सिंपल सी बात है, जब कोरोना वायरस से सभी देश मुक्त होंगे उस समय उन सब की अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। तो उस प्रभाव से उनकी अर्थव्यवस्था और गिरती ना चली जाए, इस बात पर ध्यान देने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने एक गठबंधन बनाया है जिसका नाम है गरीबी उन्मूलन गठबंधन। और इसमें इंडिया को एज अ फाउंडिंग मेंबर ज्वाइन किया गया है, ठीक है। यूएनओ की बात करते हैं तो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945, वहीं इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में है। कैलिफोर्निया यूएसए में तो इसका फाउंडेशन है, मतलब इसकी फॉर्मेशन हुई थी। वहीं हेडक्वार्टर इसका है न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक। इसके सेक्रेटरी जनरल हैं इस समय एंटोनियो गुटेरस, पुर्तगाल के, ठीक। महासभा के जो 74वां सत्र हुआ अभी, जिसके अध्यक्ष थे तिजानी मोहम्मद, 30 जून को गरीबी उन्मूलन गठबंधन की औपचारिक शुरुआत करेंगे, ठीक। और उन्होंने कहा है कि गठबंधन विश्व शांति, मतलब अभी ये 30 जून को जो इसका 74वां सत्र होगा जिसके अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बने हैं, ठीक। ये इस गठबंधन की शुरुआत करेंगे औपचारिक रूप से। साथ ही ये गठबंधन विश्व शांति, मानवाधिकार, सतत विकास को गरीबी के कारण पैदा होने वाले खतरे के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सदस्य देशों को एक मंच देगा, ठीक है, जहां पर आकर सभी देश अपने अपने प्रयासों से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके बताएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट वेट लिफ्टर के संजिता चानू को टू गेट अर्जुन अवार्ड 2018 आफ्टर IWF क्लियर्स डोपिंग चार्जेस। एक्चुअली हुआ क्या है कि IWF जो इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है, IWLF, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पर पहले तो इस एब्रिविएशन को देखना, थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज़न में रहते हैं हम। IWLF लिखा है यहाँ, ठीक है। एक होता है IWF और दूसरा होता है IWLF। क्या अंतर है दोनों में? ये है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन और ये है इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, लेकिन दोनों को हम IWF से डिनोट नहीं कर सकते वरना हम कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे। तो जिसके अंदर बीच में ये L लगा हुआ है ये इंडिया वाला है और जिसमें L नहीं है वो इंटरनेशनल है, यानी अंतर्राष्ट्रीय वाला है, ठीक है। तो अभी हुआ क्या था कि जो इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है, इंडियन वेट लिफ्टिंग जो फेडरेशन है, इसने क्या किया था कि जो इसके सेक्रेटरी थे, नाम था सहदेव यादव, इनको इन्फॉर्म किया गया था, इन्फॉर्म दैट 2 टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट वेट लिफ्टर के संजिता चानू विल गेट द अर्जुन अवार्ड फॉर 2018। मतलब यहाँ पर क्या हुआ था कि इनको अर्जुन अवार्ड मिलने वाला था 2018 में, ठीक है। लेकिन उस समय क्या हुआ कि वाडा यानी एंटी डोपिंग, जो वर्ल्ड की एंटी डोपिंग एजेंसी है वाडा, ठीक है, वाडा ने क्या किया था, वाडा ने यूनाइटेड स्टेट्स एंटी डोपिंग एजेंसी यानी USADA की प्रयोगशाला की मान्यता को निलंबित कर दिया, ठीक है। इसकी मतलब इस एंटी डोपिंग एजेंसी से जितने भी टेस्ट किए जाएंगे उन सब की मान्यताओं को रद्द कर दिया गया। रद्द करते ही क्या हुआ कि 2017 में वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप से पहले भारतीय वेट लिफ्टर का नमूना टेस्टोस्टेरोन के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया था। मतलब 2017 में क्या हुआ कि इसी एजेंसी ने जो के संजिता चानू हैं, इनका
टेस्ट किया और वहाँ पर ये पॉजिटिव पाई गई थी। इसके बाद संजीता चानू को अस्थायी तौर पर 15 मई 2018 को निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, अब 2018 में इनको निलंबित किया गया। साथ ही जैसे ही मई 2020 में एंटी डोपिंग एजेंसी ने इस एजेंसी को मतलब इस लैब की मान्यता को रद्द किया, उसी के बाद क्या हुआ कि संजीता चानू भी उन पर लगाए गए इस आरोप से बरी हो गई और जून 2020 में संजीता चानू को सभी डोपिंग आरोपों से बरी कर दिया गया और अब उनको उनका जो 2018 में अवार्ड मिलने वाला था, अर्जुन अवार्ड, वो अब इस साल उनको दिया जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं हम इन एसोसिएशंस की और फेडरेशंस की। तो सबसे पहले है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। वर्तमान प्रेसिडेंट हैं डामे लुइस मार्टिन जो स्कॉटलैंड से हैं। ठीक है, बात करते हैं इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की, तो हेडक्वार्टर है लुसाने में, स्विट्ज़रलैंड के लुसाने में, और इसके प्रेसिडेंट इस समय है उर्सुला गर्जा पैपेंड्रिया। ठीक है, उर्सुला गर्जा पैपेंड्रिया। बात करते हैं इंडिया वाले वेट लिफ्टिंग की, तो इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके प्रेसिडेंट हैं वीरेंद्र प्रसाद वैश्य। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज़ इज नासा नेम्स इट्स हेडक्वार्टर आफ्टर मैरी डब्ल्यू जैक्सन एजेंसीज फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन फीमेल इंजीनियर। हुआ क्या है कि नासा ने अपनी पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर अपने एक मुख्यालय का नाम रख दिया है। ठीक है क्या? मैरी जैक्सन की सफलता की कहानी 2016 की जीवनी हिडन फिंगर्स में दिखाई गई है। मतलब इनकी एक बुक लिखी गई है इनकी जीवनी के ऊपर 2016 में, जिसका नाम है हिडन फिंगर्स। ठीक है, और इसी कारण क्या हुआ कि जो वॉशिंगटन डीसी में नासा के मुख्यालय के बाहर की जो सड़क है उसे 2019 में हिडन फिंगर्स वे के नाम से नॉमिनेट कर दिया गया, उसे नाम दे दिया गया ये। ठीक है, अब इसके बाद उन्हें नासा में पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर बनने का पदोन्नत मिला। मतलब जो मैरी डब्ल्यू जैक्सन है ये एक अफ्रीकन है, लेकिन अफ्रीकन अमेरिकन हम इन्हें कहते हैं, और ये क्या है, नासा में पहली अफ्रीकी इंजीनियर थी। ठीक है, और अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए साथ ही महिलाओं के लिए समाज में मौजूद यथास्थिति को स्वीकार नहीं करने के अवसर खोले थे इन्होंने। साथ ही 2005 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इनके योगदान के लिए नासा ने अपने एक हेडक्वार्टर का नाम इनके नाम पर रख दिया। वहीं अपने हेडक्वार्टर की जो मेन रोड है वहाँ पर है ना, बाहर की जो सड़क है उसका नाम इनकी जो बुक थी इनकी जीवनी हिडन फिंगर्स, उसके नाम पर हिडन फिंगर्स वे रख दिया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। करंट अफेयर्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं। सो यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन ऑल्सो टू गेट माय न्यू वीडियोज़। Thank you everyone and best of luck for your upcoming exams.